सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। आज हम मापन, मूल्यांकन और आकलन के प्रकरण का छठा वीडियो लेकर आए हैं और इससे पहले आपने 5 वीडियो देख लिए हैं। 5 भाग अपन इसके पूरे कर चुके हैं, जिसमें आपने मापन मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, मूल्यांकन का प्रयोजन, मूल्यांकन की प्रक्रियात्मक विशेषताएं, उसके बाद में आपने मापन का अर्थ, मापन मूल्यांकन में अंतर, इसके पश्चात आपने आकलन, आकलन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, प्रतिमान, ये सारी बातें पढ़ ली थी। और लास्ट 5वें वीडियो में आपने मूल्यांकन की एक श्रेष्ठ परीक्षण या आदर्श मूल्यांकन की जो 8 विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, जिसमें विश्वसनीयता, वैधता वगैरह है, वो अपने सारी पढ़ ली थी। इसके बाद में मूल्यांकन में मापन, मूल्यांकन और आकलन का जो तुलनात्मक अध्ययन था वो लगभग पूरा हो गया है। हम फिर अब एक बार मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातें कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपना जो टॉपिक है वो है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी कि इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से चलती है। तो इसमें अपन 2 बात पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो पढ़ेंगे कि शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रोसेस है, उसके पार्ट कितने हैं, यानी इसके कितने पार्ट हैं, इसके भाग कितने हैं या पक्ष कितने हैं इसके। तो देखो, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले अपन इसके 3 पक्ष हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन शैक्षणिक मूल्यांकन की जो प्रोसेस है, जिसमें 8-10 स्टेप हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन मूल्यांकन की जो प्रोसेस है उसके 3 पक्षों की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मूल्यांकन विशेष रूप से देखिए अपन शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष कौन कौन से हैं, एक एक करके अपन यहाँ पर देख रहे हैं। इन 3 पक्षों को अपन इस रूप में समझ सकते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज के रूप में अपन मूल्यांकन के इन तीनों पक्षों को समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका पहला पहलू अपन लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य पहला पहलू है इसका। दूसरा पहलू इसका अपन लिखेंगे अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये दूसरा पहलू है इसका। और तीसरा पहलू है मूल्यांकन उपकरण। ये तीसरा पहलू है, यानी एक ट्रायंगल के रूप में अगर मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम समझें तो इसके 3 पक्ष हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव और तीसरा मूल्यांकन उपकरण। शिक्षा शास्त्र में अपन आप हर्बर्ट पढ़ते हो। पाठ योजना प्रणाली में अपन हर्बर्ट की पंचपदी पढ़ते हैं। इसके अलावा बीएस ब्लूम की त्रिपदी भी पढ़ते हैं। बीएस ब्लूम भी अपनी त्रिपदीय पाठ योजना के अंदर इन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख करता है जो मूल्यांकन की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। आप सब जानते हो, बीएस ब्लूम ने 1956 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से शिक्षण उद्देश्यों का जो 3 प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, उसी संदर्भ में उन्होंने विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान जो पाठ योजनाएं बनती हैं उनमें भी एक पाठ योजना का प्रतिपादन किया है, जिसका नाम है त्रिपदीय पाठ योजना। उसने भी 3 पद में पहली चीज शिक्षण उद्देश्य, दूसरे में अधिगम अनुभव और तीसरा मूल्यांकन उपकरण। एस्टेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया है या त्रिपदी का एक गुण नहीं है, तो उसमें शिक्षण अनुभव ऑप्शन आया था, जबकि सही होता है अधिगम अनुभव। ये है, ये है, ये है, लेकिन शिक्षण अनुभव इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो शिक्षण अपन जो कराते हैं वो अधिगम के लिए कराते हैं। शिक्षण अधिगम कराने का ही एक उपकरण या साधन है, तो इसलिए शिक्षण की बजाय यहाँ पर अधिगम अनुभव शब्द है उसको ज्यादा प्रॉपर माना जाता है। अब अपन एक एक इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षण उद्देश्यों की। तो 1 नंबर जो चीज है वो शिक्षण उद्देश्य है। तो शिक्षण उद्देश्य जो हैं, इनके संदर्भ में अगर अपन बात करें तो जब भी अपन मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली चीज जो होती है वो शिक्षण उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं कि शिक्षण उद्देश्य हैं वो इससे भी संबंधित हैं और इससे संबंधित है।
देखो इसमें जो निशान लगे हुए हैं इस त्रिभुज में, दो इस प्रकार से निशान लगे हुए हैं, यानी तीर का निशान इनकी तरफ है दोनों तरफ, इसमें भी इसी प्रकार से है। यानी शिक्षण उद्देश्य हैं, उन्हीं के आधार पर तो अधिगम अनुभव होते हैं और उन्हीं को ध्यान रखते हुए मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन अपन सब जानते हैं किसका होता है, शिक्षण उद्देश्यों का होता है। अंतिम रूप से जब अपन मूल्यांकन के लिए कोई उपकरण प्रयुक्त करते हैं तो ये तय करते हैं कि शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए। तो देखिए पहली चीज अपन ने पढ़ी शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य जो है उनका सीधा सीधा मतलब है कि एक अध्यापक शिक्षण कार्य क्यों करवा रहा है, क्यों जो प्रश्न है उसका जवाब होना चाहिए, क्यों करवाया जा रहा है, यानी बच्चों को क्या सिखाना है। तो अपन सब जानते हैं जब आप पाठ योजना बनाते हो तो अपन पाठ योजना का प्रकरण का चयन करने के पश्चात सबसे पहले एक तरफ उद्देश्य लिखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की जैसे बात आती है तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 वर्गों में इनको बांटा जाता है। तो यहाँ शिक्षण उद्देश्यों में मुख्य रूप से अपन पाठ्य योजना के अंदर भी उल्लेख करते हैं, जैसे एक है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है ज्ञानोपयोग, इसी में एक उद्देश्य है कौशल, इसी में एक उद्देश्य है रुचि, इसी में एक है अभिरुचि, इसी में एक उद्देश्य है अभिवृत्ति इत्यादि। नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ज्ञान का उपयोग, स्किल है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है और एटीट्यूड है। इस प्रकार से देखो पाठ योजना का जब अपन निर्माण करते हैं तो अपन सब जानते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों में एक तरफ तो आप लिखते हो ज्ञान, अवबोध, कौशल, ये सारी बातें, और एक तरफ लिखते हो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो पहला पक्ष है वो शिक्षण उद्देश्य है और बाकी दोनों काम इसी पर टिके हुए हैं, इसी के आधार पर ये दोनों काम होते हैं। तो शिक्षण उद्देश्यों में अपन ये तय करते हैं कि पढ़ाने के बाद में बच्चों में किस चीज़ का तो ज्ञान हो जाएगा, किस चीज़ के प्रति रुचि पैदा होगी, कौन सी चीज़ उनके समझ में आ जाएगी, कौन सी चीज़ को वो कर सकेंगे व्यवहारिक रूप से स्किल के रूप में, और कौन सी का वो अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे, कैसा उनका दृष्टिकोण होगा। इस प्रकार के अपन पहले से ही अनुमान लगा कर रखते हैं। ये जो अनुमान है ना, इन्हीं की जांच है वो अपन लास्ट में मूल्यांकन में करते हैं। शिक्षण उद्देश्य जो हैं इनकी खास बात यही है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में जो सारा काम होता है उनकी शुरुआत इन्हीं से होती है। शिक्षण उद्देश्यों के ऊपर ही सारी की सारी बातें टिकी हुई है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 पक्ष हैं उसमें पहला पक्ष मैंने आपको बता दिया शिक्षण उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये सब शिक्षण उद्देश्य से संबंधित बातें हैं। और इन्हीं की जांच लास्ट में अपन क्या करते हैं, मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों के, चाहे वो लिखित परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, अवलोकन हो, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों के साथ अपन इन चीजों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई इसको तय करते हैं। पहली चीज एक होगी। अब शिक्षण उद्देश्यों के बाद में दूसरी बात है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव तो देखिए लर्निंग एक्सपीरियंस जो है शिक्षण प्रक्रिया के 3 पक्षों में दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है कि कक्ष में अध्यापक उपस्थित होकर जब विषय वस्तु को प्रेजेंट करता है, बच्चों को एक एक बात बताता है, प्रस्तुतिकरण करना है, प्रश्न पुनर्बलन है, अभिप्रेरित करना है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर वगैरह है शिक्षण के दौरान करना है, ये सारे काम अधिगम अनुभव में आते हैं। अधिगम अनुभव मूल्यांकन प्रक्रिया का दूसरा पक्ष है। शिक्षण उद्देश्यों को, इन सभी शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अधिगम अनुभव विभिन्न प्रकार के तरीकों से दिए जाते हैं। इसमें शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करता है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का इस्तेमाल करता है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार से अधिगम अनुभव जो हैं वो शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में कराते हुए बच्चों के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। और इसके बाद में तीसरी चीज, मूल्यांकन का जो तीसरा पक्ष है वो है मूल्यांकन उपकरण। तो मूल्यांकन उपकरण का सीधा सीधा मतलब ये है, अपन सब जानते हैं कि अधिगम अनुभव देने के पश्चात यानी शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभव देने के बाद
अपन ये तय करें कि बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए आपको लास्ट में मूल्यांकन का कोई उपकरण काम में लेना होगा। अब मूल्यांकन उपकरणों में आप क्या ले सकते हो? आप लिखित परीक्षा ले सकते हो, मौखिक परीक्षा ले सकते हो, इसके अलावा आप प्रैक्टिकल ले सकते हो, इसके अलावा आप बच्चे का अवलोकन कर सकते हो। जैसे पहली से दूसरी क्लास गवर्नमेंट स्कूलों में पहली दूसरी क्लास है, उसकी लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं होती है, खाली अवलोकन के आधार पर ही 2 साल तक बच्चे का मूल्यांकन होता है। तो अवलोकन भी काम में ले सकते हो। इसमें आप साक्षात्कार, प्रश्नावली, संचयी आलेख, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मूल्यांकन एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। इसमें तरह तरह की तकनीक है। आगे के अपन वीडियो के अंदर मूल्यांकन की जो प्रमुख तकनीक है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के साधनों को अपन काम में लेकर लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रैक्टिकल, साक्षात्कार, अवलोकन, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, इन सब के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इसका डिसीजन मूल्यांकन में करते हैं। आपने मूल्यांकन की प्रक्रियात्मक विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन में 3 बातों का निर्णय होता है। पहली बात, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए। शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए, एक तो इस बात का। दूसरा, बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए या नहीं हुए। और अगली बात, तीसरी बात है कि अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। इस चीज का पता भी किसके माध्यम से होगा? मूल्यांकन के माध्यम से होगा। तो देखो, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए कि नहीं हुए, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए, इन सब बातों की जो अंतिम रूप से जांच होती है वो मूल्यांकन के द्वारा होती है। इस प्रकार मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 पक्ष माने जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखो, मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित ये तीनों बातें हैं ना, इन तीनों बातों को जैक्सन ने, एक शिक्षा शास्त्री हुआ है जैक्सन क्या कहता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उसमें ये जो 3 कार्य है ना, ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 कार्य हैं। जैसे उसने ये बताया कि शिक्षण की प्रक्रिया होती है, उसके भी 3 ही पक्ष हैं। पहला है पूर्व क्रियावस्था, प्री एक्शन स्टेज बोलते हैं इसको। दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था को बोलते हैं इंटरेक्शन स्टेज बोलते हैं। और तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था का मतलब पोस्ट एक्शन स्टेज। तो पूर्व क्रिया अवस्था में तो क्या आता है, इसमें तो मुख्य रूप से प्लानिंग का काम आता है, यानी शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। जैक्सन कहता है कि क्लास में जाने से पहले शिक्षक के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। और इसके लिए अपन एक वर्ड इस्तेमाल करें तो सबसे पहला शिक्षण का जो नियोजन होता है ना, प्लानिंग होती है, जिसमें क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सारी बातें कैसे पढ़ाना है तय होती है। तो शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं ना, वो मुख्य रूप से पूर्व क्रिया अवस्था से संबंधित होते हैं और इनका संबंध पाठ के नियोजन यानी प्लानिंग से है। लेसन प्लान संबंधी काम इसमें आते हैं। फिर है अंतः क्रिया अवस्था। जैसे ही टीचर क्लास में पहुंचता है और क्लास में पहुंचने के बाद में वो अपनी विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन करता है, शिक्षण विधि को काम में लेता है, शिक्षण किसी प्रविधि को काम में लेता है, बच्चों से मौखिक प्रश्नोत्तर वगैरह करता है, बच्चों को कुछ चीजें पढ़ाता है, कुछ बच्चों से पढ़वाता है। इस दौरान वो क्या करता है, दोनों के बीच में संचार स्थापित करता है। तो संचार स्थापित करने के लिए जो सारे तरीके काम में लिए जा रहे हैं, इन्हीं को अपन कहते हैं अधिगम अनुभव। ये लर्निंग एक्सपीरियंस हैं जो टीचर के द्वारा स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। और इसको जैक्सन ने अंतः क्रिया अवस्था किया। अंतः क्रिया अवस्था में मुख्य रूप से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, संचार वगैरह ये आता है। इसके बाद में जैक्सन कहता है कि शिक्षण की प्रक्रिया की तीसरा पक्ष या तीसरी अवस्था है, वह है उत्तर क्रिया अवस्था। यानी टीचर के द्वारा लर्निंग एक्सपीरियंस दे दिए गए हैं, अध्यापक ने जैसे 1 घंटे या 45 मिनट की जो भी कालांश लिया उसमें सारी बातें बच्चों को बता दी। अब तीसरा काम है उसका मूल्यांकन करना। पाठ योजना में आप सबसे लास्ट में रोलर बोर्ड ले जाते थे और रोलर बोर्ड के अंदर मूल्यांकन प्रश्न पूछते थे, तो आखिरी में पूछे जाते थे।
मूल्यांकन में यहाँ पर आप समग्र मूल्यांकन कर रहे हो कि एक कालांश के अंदर कितना पढ़ाया गया, उसमें से अपन ने जो ज्ञान अवबोध में जो बातें लिखी थी कि बच्चे को पढ़ाने के बाद में उसमें ये परिवर्तन हो जाएंगे, वो परिवर्तन हुए या नहीं हुए, ये उत्तर क्रियावस्था में आता है। तो अपन तीनों को अपन इस रूप में ले सकते हैं कि पूर्व क्रियावस्था में पाठ का नियोजन, शिक्षण का नियोजन और उद्देश्यों का निर्धारण होता है। अंतः क्रियावस्था में प्रेजेंटेशन होता है, शिक्षण विधियों का इस्तेमाल होता है और संचार स्थापित होता है। और उत्तर क्रियावस्था है, उसके अंदर मूल्यांकन किया जाता है। तो नियोजन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन, इस प्रकार से जिस प्रकार से शिक्षण के 3 स्टेप हैं, ठीक उसी प्रकार मूल्यांकन की प्रक्रिया के भी 3 पक्ष हैं। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम अनुभव प्रदान करना और अंतिम रूप से मूल्यांकन के लिए उपकरण है उनको काम में लेना और ये पता करना कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए या नहीं हुए। तो इसी के साथ में देखिए अपन ने मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर एक बात पढ़ ली है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 पक्ष। ठीक है, बीएस ब्लूम इन तीनों पक्षों को स्वीकार करता है। बाद में सारे अन्य जो शिक्षा शास्त्री हैं और 4 भागों के अंदर इसको प्रेजेंट किया और 4 भागों में बांटकर इनका अलग अलग उद्देश्य करके नए रूप में इसको प्रस्तुत किया, जो अपन यहाँ पर एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या किया कि एक इस प्रकार की आकृति बनाई और इस आकृति में उन्होंने 4 पहलू जो हैं वो रखे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले पहलू की। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा अधिगम क्रियाएं और चौथा मूल्यांकन उपकरण। और इसके संबंध को उन्होंने इस प्रकार से प्रकट किया, जैसे एक तीर इधर आ रहा है, एक तीर इधर जा रहा है, एक तीर इधर आ रहा है, एक तीर इधर जा रहा है, इसका भी एक तीर इधर जा रहा है और एक साइड इस प्रकार से है और इसकी भी एक साइड इधर है और एक साइड, यानी एक दूसरे के विपरीत। यानी ये चीज इसको भी प्रभावित कर रही है, ये चीज इसको भी प्रभावित कर रही है, ये इसको कर रही है, ये इसको कर रही है, ये इसको कर रही है और ये इसको कर रही है। इस प्रकार से डॉक्टर R.N. पटेल, डॉक्टर R.N. पटेल ने शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर 3 पक्ष की बजाय इन 4 पक्षों का उल्लेख किया। नंबर 1 शिक्षण उद्देश्य, नंबर 2 विषय वस्तु, नंबर 3 अधिगम क्रियाएं और नंबर 4 मूल्यांकन उपकरण। वैसे ये 3 बातें जो इधर बीएस ब्लूम ने बताई ना, वो की वही बातें हैं और इनके बीच में उन्होंने एक विशेष प्रकार का संबंध इस प्रकार से रेखांकित भी किया बीच में, जिसका मतलब है कि चारों बातें आपस में जुड़ी हुई है। ये चारों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य है, तो वही बात हो गई, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यानी प्लानिंग संबंधी काम पहले से ही ज्ञान अवबोध कौशल इत्यादि के बारे में पहले ही तय कर लिया जाए कि पढ़ाया क्यों जा रहा है, यानी शिक्षण अधिगम अनुभव बच्चे को क्यों दिए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है। उसके बाद में वो कहता है कि विषय वस्तु है, उसका प्रेजेंटेशन होता है, विषय वस्तु प्रस्तुत होती है और विषय वस्तु प्रस्तुत होने के साथ साथ में अधिगम क्रियाएं, यानी टीचर के द्वारा शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीक इत्यादि हैं, इनको इस्तेमाल करके। तो देखिए दूसरी जो स्टेप थी अधिगम अनुभव, उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो यानी विषय जो सिलेबस है उसमें आप प्रकरण उसमें बांट दिया और साथ में टीचर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, यानी कि पाठ योजना है या आपने जो पाठ बनाया है लेसन के लिए से आपने प्रेजेंटेशन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है, उसको भी एक पार्ट बना दिया और आप जो पढ़ाओगे ना उस पाठ को, उसको भी एक दूसरा पार्ट बना दिया। तो ये दोनों पार्ट वैसे अपन सम्मिलित रूप से देखें ना तो अधिगम अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं और फिर मूल्यांकन ये दोनों कॉमन है, उसमें भी है इसमें भी है। बस ये दूसरा जो अधिगम अनुभव वाला पार्ट है ब्लूम वाला, उसी को R.N. पटेल ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया और उन्होंने भी ये बताया कि सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य तय किए जाएं, यानी ज्ञान अवबोध के लिए क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं पढ़ाने से पहले उनको तय करें। उसके बाद में टीचर है वो विषय वस्तु बच्चों के सामने रखेगा, उसका प्रकरण क्या है, उसके शिक्षण बिंदु वगैरह क्या है और उसके पश्चात
वो अपने विधियों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम तकनीक है, इसके अलावा दृश्य सर्वे सहायक सामग्री वगैरह है, इन सब को इस्तेमाल करते हुए जो टीचिंग कराता है, क्लास में लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, उनके लिए उसने एक अलग से कैटेगरी निर्धारित कर दी। और ये तीनों काम होने के बाद में अंतिम रूप से उन्होंने मूल्यांकन जो है उसके उपकरणों को काम में लेने की बात कही। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की प्रक्रिया के अपन ने ब्लूम के अनुसार 3 पक्ष देखे हैं और डॉक्टर RN पटेल के अनुसार 4 पक्ष देखे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों अलग से वैसे आते नहीं हैं, आते हैं मुख्य रूप से BS ब्लूम वाले तीनों पक्ष, क्योंकि ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों ने इन तीनों पक्षों को ही स्वीकार किया है। तो इसी के साथ में ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो पक्ष थे वो अपने कंप्लीट हुए। अब अपन अगली बात शुरू करते हैं। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 पक्ष जो हैं उनको पढ़ने के बाद में अब अगली जो बात है वो है मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान। यानी अब अपन मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान या चरणों का उल्लेख करेंगे कि मूल्यांकन का कार्य कितनी स्टेपों में पूरा होता है। अगर अपन मूल्यांकन का आयोजन करें तो उसके लिए अपने को कौन कौन से चरणों की अनुपालना करनी होगी, ये बात मुख्य रूप से अपने को यहाँ पर देखनी है। तो देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई 6 चरण बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 8 बताता है, कोई 10 बताता है, अलग अलग बताते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो स्टेप हैं उन स्टेप का क्रम अपने को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रम से संबंधित प्रश्न आता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उनमें चरण पूछते हैं, उन चरणों को उल्टा सीधा करके देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न बनता है, अपन लास्ट में प्रश्नों पर जिक्र करेंगे, वहाँ इस प्रकार की बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ अपने को मूल्यांकन की जो प्रोसेसिंग यानी इवैल्यूएशन की प्रोसेस जब कोई टीचर या कोई संस्था करती है तो उनको कौन कौन सी स्टेप है उनका पालन करना पड़ता है, वो चीज़ पढ़नी है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहला बिंदु लेंगे नंबर 1। पहला बिंदु है नंबर 1, शैक्षणिक उद्देश्यों का चयन। शैक्षणिक उद्देश्यों का चयन, या इसके लिए एक वर्ड और आता है शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण। आपने मूल्यांकन की प्रक्रियात्मक विशेषताएं पढ़ी थी, वहां पर एक बात पढ़ी थी कि मूल्यांकन एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। यानी मूल्यांकन में उद्देश्य निर्धारित होता है पहले से ही, उस उद्देश्य की जांच के लिए ही इसको अपनाया जा रहा है। तो मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया उद्देश्य केंद्रित होती है। इसलिए मूल्यांकन जब आप बच्चों का कर रहे हो तो आपका पहला काम ये बनता है कि आप शिक्षण उद्देश्यों का चयन करें, निर्धारण करें। शिक्षण उद्देश्यों का चयन का मतलब जो भी आपकी विषय वस्तु है उससे संबंधित आपको बच्चे से संबंधित क्या क्या बात पूछनी है। जैसे मान लीजिए ज्ञान है, उसके बारे में, अवबोध के बारे में, या ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक, सबको अपन एक साथ ऐसे बोल सकते हैं। कौशल के बारे में, ज्ञान के उपयोग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अपने को पहले से ही उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अपन सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, कौशल इत्यादि यानी मूल्यांकन के जो तीनों पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इनका चयन करते हैं, इनका निर्धारण करते हैं कि ये शिक्षण कार्य या ये विषय वस्तु बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है। इस बात का सबसे पहले उत्तर होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, कई बार जैसे एक विद्यालय के मुख्य द्वार पर जो कक्षा है उस पर एक बात लिखी हुई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि यदि शिक्षक कक्ष में जा रहा है तो निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दे। उसमें प्रश्न लिखे हुए थे गेट के ऊपर। पहला था कि क्या पढ़ाओगे, दूसरा क्यों पढ़ाओगे, तीसरा कितना पढ़ाओगे, चौथा किसको पढ़ाओगे, और पांचवा ये था कि क्यों पढ़ाएंगे, किस प्रकार से ये सारी बातें आप तय करेंगे। तो इन प्रश्नों का सबका जैसे पहला प्रश्न ये है कि क्यों पढ़ाओगे, तो क्यों पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपके शिक्षण उद्देश्य तय होने चाहिए पहले से। कैसे पढ़ाओगे, इसका मतलब है आप कौन सी विधि काम में लोगे पढ़ाने के लिए। कितना पढ़ाओगे, अध्यापक को शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए कि कितना मैटर लिया गया है। किसको पढ़ाओगे, सामने वाले का बौद्धिक स्तर, उसकी
रुचि, अभिरुचि, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक टीचर के लिए जिस प्रकार से इन प्रश्नों का जवाब होना चाहिए, उन प्रश्नों के नीचे लास्ट में लिखा हुआ था कि यदि इन सभी प्रश्नों का आपके पास में सकारात्मक जवाब है तो कक्षा में प्रवेश कीजिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक टीचर क्लास में जाए तो कम से कम उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरे नियोजन के साथ में जाए। लेकिन नियोजन में जो पहली चीज़ है मैंने आपको बता दी कि अपन प्रकरण के हिसाब से सबसे पहले क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन की जो पहली बात है वो कि मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है, इसके उद्देश्यों को तय किया जाए। तो उद्देश्यों का चयन करते हैं और इसके बाद में अपन अपनाते हैं दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या है, देखिए दूसरी प्रक्रिया यहां पर है शैक्षणिक उद्देश्यों, शैक्षणिक उद्देश्यों की व्याख्या या लेखन। जैसे पाठ्य योजना प्रणाली में अपन ये सारी चीजें लिखते भी हैं। जब आपने शिक्षण संबंधी उद्देश्यों को तय कर लिया है तो इसके बाद में दूसरी जो स्टेप है मूल्यांकन की वो है शैक्षणिक उद्देश्यों की व्याख्या या उनका लेखन कर लिया जाए। तो व्याख्या में आपको बता दूं ये किस प्रकार से करते हो। जब आप बीएड बीएसटीसी का प्रशिक्षण करते हो उस दौरान जब डेमोन्स्ट्रेशन क्लास देते हो तो उसमें जब अपन लेसन प्लान करते हैं ना, तो लेसन प्लान के अंदर अपन प्रकरण का चयन करते हैं और प्रकरण के बाद में सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य ही तय करते हैं। अब आपने शिक्षण उद्देश्य हैं वो ज्ञान अवबोध वगैरह जो भी हैं उनको एक तरफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे इस प्रकार। एक तरफ तो आता है, आप सब जानते ही हो, शिक्षण उद्देश्य लिखे जाते हैं यहाँ। तो ये तो शिक्षण उद्देश्य होते हैं और इधर लिखा हुआ होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये बात लिखी हुई होती है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखते हैं अपन पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य, एक तरफ लिखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी जैसे यहाँ पर लिखा अपन ने ज्ञान, और आप जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा रहे हो तो ज्ञान में पहली लाइन लिखते हो कि विद्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी सुरक्षा परिषद और महासभा है उसके कार्यों को समझ सकेंगे या जानकारी प्राप्त प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, ये बात लिखते हो। अवबोध में आप लिखते हो कि विद्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी मान लीजिए महासभा और सुरक्षा परिषद उन दोनों के कार्य और गठन के बारे में अंतर कर सकेंगे। इस प्रकार से अपन पहले से सारे उद्देश्य हैं उनको एक तरफ तय करते हैं और बाद में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उनका लेखन करते हैं। तो दूसरी स्टेप, पहले उद्देश्यों का चयन कर लिया जाए, निर्धारित कर लिया जाए, और दूसरे स्टेप में अपने को क्या करना है कि शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनकी सबकी व्याख्या की जाए। यानी ज्ञान अगर आपने रखा है उद्देश्य के रूप में तो ज्ञान कराने किन किन चीजों का ज्ञान कराएंगे। अबोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग से है, कौशल कौन कौन सा पैदा होगा वो इसके आगे लिखिए, रुचियां अभिरुचियां कैसी पैदा होंगी वो आगे लिखिए। ये सारी बातें हैं, ये दूसरे चरण के अंदर व्यवस्थित रूप से इनका व्याख्या यानी व्याख्यान भी कर लिया जाता है, इनको व्याख्या कर दी जाती है और साथ में इनका लेखन भी कर दिया जाता है। इस प्रकार से दो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। इसके बाद में अपन तीसरी प्रक्रिया देख रहे हैं। तो अपन दो स्टेप पूरी होने के बाद में तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरी स्टेप होगी अधिगम परिस्थितियों की पहचान। अधिगम परिस्थितियों की पहचान, ये तीसरी स्टेप है। तो तीसरे स्टेप में देखिए अधिगम परिस्थितियों का पहचान। जब आपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया है, उनको अच्छी तरह से लिख लिया है, तय कर लिया है, तो अब इसके बाद में आपको तीसरा काम है अधिगम परिस्थितियों की पहचान करनी है कि आप जिन परिस्थितियों में बच्चों को अधिगम अनुभव करवाएंगे वो परिस्थितियां सीखने के अनुकूल है या प्रतिकूल, इस बात को तय करना है। हमें कक्षा का वातावरण वगैरह है जहां अपन बच्चे को उड़ाना, वो स्थान है वो एकदम इस प्रकार का है क्या, अधिगम में कोई बाधा तो नहीं आएगी, परिस्थितियां सीखने के अनुकूल तो है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं वो अपन अधिगम अनुभवों के दौरान बच्चे को प्रदान करें जिससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने में दिक्कत नहीं है, यानी बच्चा आराम से है वो सारी बातें सीख जाए। तो अनुकूल परिस्थितियों की पहचान है वो इसकी तीसरी स्टेप है। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चौथी स्टेप देखिए, चौथी स्टेप है मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रविधि का चयन
मूल्यांकन पर विधि का चयन, इसके बाद में हम आपको पांचवी भी साथ में, क्योंकि दोनों तीनों आपस में मिली हुई हैं सारी। मूल्यांकन पर विधि का चयन, उसके बाद में अगली चीज है मूल्यांकन प्रविधि का निर्माण, और 6 नंबर है मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग। 3 बात है भाई, 3 चरण आपने यहां पर पढ़ लिए। पहले दोनों शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है, तीसरा परिस्थिति से संबंधित है, चौथा मूल्यांकन प्रविधि से संबंधित है। तीनों में मूल्यांकन प्रविधि की बात है। पहले चयन करना है, उसके बाद में निर्माण करना है, और उसके बाद में उसको अप्लाई यानी प्रयुक्त करना है। तो ध्यान दीजिए, पहली बात, मूल्यांकन प्रविधि का चयन करने का मतलब है कि आपने जो शिक्षण उद्देश्य तय किए हैं ना, वो उद्देश्य बच्चों में यानी वो व्यवहारगत परिवर्तन हुए या नहीं हुए, इसकी जांच करने के लिए आपको मूल्यांकन की कोई न कोई तकनीक चुननी पड़ेगी। प्रविधि का मतलब टेक्निक से ही है। मूल्यांकन के आप सब जानते हो कि तकनीक का आगे का टॉपिक है, मूल्यांकन की तकनीक उसमें पढ़ेंगे। गुणात्मक अलग होती है, मात्रात्मक अलग होती हैं। तो तकनीक में जैसे लिखित परीक्षाएं हैं, मौखिक परीक्षाएं हैं, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, अवलोकन है, रेटिंग स्केल है, क्रम निर्धारण मापनी है, गुण निर्धारण मापनी है, बहुत सारे तरीके हैं। इन तरीकों में से आपको जो तरीके मूल्यांकन के लिए काम में लेने हैं उनका चयन करना है। जैसे आपने चयन किया प्रश्नावली का चयन कर लिया, या आपने मान लीजिए एक तरीका रखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वस्तुनिष्ठ परीक्षण ले लिया काम में, ये लो। या आप मान लीजिए कि साहब मैं तो अवलोकन को काम में लूंगा। समूह संबंधी कार्यों की जांच करने के लिए अवलोकन भी एक अच्छा तकनीक माना जाता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लेने के लिए प्रश्नावली काम में ले सकते हैं। किसी विषय का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसकी जांच करने के लिए अपन वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी काम में ले सकते हैं, अवलोकन भी। तो आपको शिक्षण उद्देश्यों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनमें से कोई एक या दो जो भी हैं वो प्रविधि चयनित करनी पड़ेगी कि मैं बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए ये तरीका काम में लूंगा। पाठ्य योजना में तो आप इस प्रकार के मूल्यांकन, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री इनके बारे में लिखते भी हो, सबसे पहले उल्लेख कर देते हो। तो अपने को चौथे चरण में क्या करना है, जिस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करना है उस मूल्यांकन की प्रविधि को सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट करने मात्र से ये काम, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया साहब हम तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण लेंगे, या अपन तो प्रश्नावली लेंगे, जैसे दोनों में से कोई एक चुन लिया। तो खाली चयन करने से नहीं, हाँ प्रश्नावली लोगे तो सही, लेकिन प्रश्नावली बनानी भी तो पड़ेगी ना, प्रश्न भी तो बनाने पड़ेंगे ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ले रहे हो, 50 प्रश्न ले रहे हो, तो 50 प्रश्न में 50 प्रश्न और उनके सबके 4-4 विकल्प वो भी लिखने पड़ेंगे। इसलिए 5वीं स्टेप में अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन ने तय किया कि कौन सी प्रविधि काम में लेनी है, उसके तुरंत बाद में अपन क्या करते हैं, प्रविधि का निर्माण करते हैं। क्योंकि विषय और प्रकरण को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नोत्तर या जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका निर्माण करना पड़ता है। तो निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद में लास्ट में जैसे आपने पेपर बना लिया या प्रश्नावली बना ली, तो छठे चरण में अपन क्या करते हैं, इस मूल्यांकन प्रविधि को अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करते हैं जैसे बच्चों को बैठा दिया सामने और सबका टेस्ट शुरू कर दिया, या ग्रुप में कोई काम दे दिया और बैठे बैठे आप उनका अवलोकन कर रहे हैं, या एक एक बच्चे को प्रश्नावली दे दी और उनसे विभिन्न प्रकार की अवलोकन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अवलोकन, ये सारी जो तरीके हैं ना, इन सब से बच्चे के बारे में आपको तरह तरह के डाटाज हैं वो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से अपन ने मूल्यांकन के 6 सोपानों की बात कर ली है। अगला सोपान देख, तो 6 सोपान पूरे होने के बाद में मूल्यांकन की प्रक्रिया का 7वां सोपान है पद्धतों, तथ्यों या आंकड़ों का संकलन या संग्रह। एक तो हो गया ये, और इसी से जुड़ी हुई दूसरी स्टेप और है, वो है पद्धतों या आंकड़ों का विश्लेषण।
तो 7वीं और 8वीं स्टेप देखिए। 7वीं स्टेप है प्रदत्त तथ्य या आंकड़े। अंग्रेजी में इनके लिए एक वर्ड आता है डाटाज। स्टूडेंट के बारे में तरह तरह के तथ्यों, आंकड़ों या प्रदत्तों का संकलन या संग्रह करना। आपने 6ठे स्टेप में पढ़ा था कि मूल्यांकन प्रविधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब कोई शिक्षक या विद्यालय प्रशासन बच्चों के मूल्यांकन के लिए जब कोई तकनीक काम में लेता है, प्रविधि, चाहे वो प्रश्नोत्तरी हो, चाहे वो प्रश्नावली हो, चाहे वो अवलोकन हो, चाहे वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो, चाहे निबंधात्मक परीक्षा हो, कोई भी तरीका काम में लिया है, इस तरीके से अपने को बच्चे के बारे में तरह तरह की सूचनाएं मिलेंगी। क्योंकि बच्चा परफॉर्मेंस देगा, अपनी परफॉर्मेंस देगा, तो उसके आधार पर अपन सारे के सारे उसके जो जितने भी डाटा आएंगे ना, उन सब डाटाज को क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे, या प्राप्तांक वगैरह है वो सारे के सारे, जैसे कॉपियाँ इकट्ठी कर ली, सारी की सारी आंसर की इकट्ठी कर ली, उनके माध्यम से अपने पास में क्या आते हैं, बच्चे के बारे में तरह तरह के डाटा जाते हैं। और ये डाटा जब अपन इकट्ठे कर लेते हैं तो एक स्टेप का काम पूरा हो जाता है। और उसके बाद में 8वीं स्टेप में अपन क्या करते हैं, इन प्रदत्तों का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इन दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाटा कलेक्शन, इसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। यानी आपके पास में जो भी डाटाज आए हैं, उन डाटाज की आपको एनालिसिस करनी है कि जिन शिक्षण उद्देश्यों के लिए आपने जो प्रविधि काम में ली है, उस प्रविधि के द्वारा आपको इस बात का पता चला क्या, इस बात का पता चला क्या कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए या नहीं हुए। यानी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने में वो जो सूचनाएं आपको मिली हैं, वो उस चीज को तय कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए अपने पास में जो भी उत्तर पुस्तिकाएं वगैरह आती हैं, जज रिपोर्ट वगैरह आती है, बच्चे के बारे में जो भी डाटा जाते हैं ना, उन सब डाटा की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और डाटा एनालिसिस करने के बाद में अपन आगे चलकर उस संपूर्ण मूल्यांकन के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ अपन ने 7वें और 8वें चरण के रूप में प्रदत्तों और तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करने के बाद में अपन 8वें चरण में इन सारे आंकड़ों की एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से, किस प्रविधि से अपने को क्या क्या जानकारी मिली, वो जानकारी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में कारगर रही या नहीं रही। इस बात का भी यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। और इसके बाद में अपन 2 स्टेप और काम में लेते हैं। आगे देखिए, तो देखिए 8 चरण होने के बाद में अपन 9वें चरण के रूप में लेंगे निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन के इस 9वीं स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, जब अपने पास में जो डाटाज आए, उन डाटाज की सबकी अपन ने एनालिसिस कर ली। अब एनालिसिस यानी उनका विश्लेषण हो गया कि साहब वो जो डाटाज हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने को ये पता चल गया कि शिक्षण उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए या नहीं हुए, उनके बारे में पता चल गया। इसलिए अपने को अब अपने मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में निष्कर्ष निकालना है। अब निष्कर्ष निकालने का काम है, उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बातें तय कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ तो ये करी कि जिस समूह पर आपने प्रविधि का प्रयोग किया, उस समूह में जो परिणाम आया, उस परिणाम स्वरूप सर्वाधिक या उच्चतम प्राप्तांक क्या है, ये चीज तय करते हैं। या पूरे समूह में न्यूनतम प्राप्तांक या उपलब्धि क्या है। सारे समूह है की प्राप्ति या लब्धि का औसत क्या है। और किसी छात्र की, कोई भी एक छात्र है मान लीजिए, उसकी छात्र की स्थिति कैसी है, यानी निम्न है या उच्च है या मध्य है। ये सभी निष्कर्ष अपन क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस के बाद में निकालते हैं। यानी कि प्रदत्तों का संकलन करने के बाद जब इनका विश्लेषण किया जाता है, तो अपन ये सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राप्ति किसकी रही, सबसे कम किसकी रही, एवरेज क्या रहा, किस छात्र की क्या स्थिति है, वो सफल है कि असफल है, कि उपलब्धि निम्न है, उच्च है या मध्यम है। इस प्रकार के सारे निष्कर्ष हैं अपन मूल्यांकन के 9वें चरण में निकालते हैं। और मूल्यांकन के अंतिम चरण में निष्कर्षों के आधार पर एक काम और कर सकते हैं, और वो है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी,
भविष्यवाणी का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि विद्यार्थी के बारे में कुछ पूर्व कथन करना है। भविष्यवाणी करने का मतलब है कि अपन ने डाटा एनालिसिस के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त किए, उस निष्कर्षों के आधार पर अपने को बच्चे की वस्तु स्थिति का पता चल गया है। इसलिए आगे क्या स्थिति होगी, बच्चे की क्या कंडीशन रहेगी, इसके बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से अपन ने मूल्यांकन की प्रक्रिया के 10 सोपान हैं वो पढ़ लिए। इनका क्रम इसी प्रकार से है। तो 5 बिंदु आपके सामने हैं। ये 5 बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार में 5 बिंदु 10 बिंदु हैं वो आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार ध्यान दीजिए। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। मैं आपको 7, 8, 9 और 10 बिंदु, 4 लास्ट वाले बिंदु बता चुका हूँ। एक बार पीछे जो अपने बिंदु पढ़े थे वो दोबारा सुन लीजिए। नंबर 1, पहला अपने काम क्या था? शैक्षणिक या शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण पहला काम। दूसरा काम यानी सबसे पहले आपको ज्ञान, अवबोध, कौशल इत्यादि के बारे में यानी तय करना होगा कि आपके उद्देश्य क्या है मूल्यांकन के। नंबर 2, उसके बाद में आपको बताया था कि शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनकी व्याख्या करनी है, उनका लेखन करना है। यानी आप जो उद्देश्य तय करें उनको एक्सप्लेन करें अच्छी तरह से, लिख लीजिए। जैसे ज्ञान, अवबोध, कौशल के सामने की अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होंगे। और तीसरा मैंने आपको बताया था अधिगम परिस्थिति, अधिगम परिस्थितियों की पहचान। यस, अधिगम परिस्थिति भी एक शिक्षक के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको पता है कि जो तरीके वो मूल्यांकन के लिए काम में लेगा वो कारगर रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी अधिगम की परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल। आकलन में आपने जो 4 प्रतिमान पढ़े थे ना, उसमें पहला पढ़ा था कि अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन की स्थिति है कि परिस्थितियां सीखने के अनुकूल है या नहीं, बच्चा सीख पाएगा या नहीं। इसके बाद में चौथी स्टेप में अपन ने बात करी थी कि मूल्यांकन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन प्रविधि का चयन। ध्यान से सुनिएगा, मूल्यांकन प्रविधि का चयन करना है कि किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करोगे। निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा इत्यादि, या अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जो भी काम में लेनी है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन प्रविधि का चयन करने के बाद में मूल्यांकन की प्रविधि है उसका निर्माण भी करना पड़ेगा। मूल्यांकन प्रविधि का निर्माण में आपको प्रश्नोत्तर बनाने पड़ सकते हैं, प्रश्नावली के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए या अवलोकन के लिए स्टैंडर्ड तय करने पड़ते हैं। और छठा चरण मैंने आपको बताया था मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग। अब आपको इसको अप्लाई करना है बच्चों के समूह के ऊपर, और प्रयोग करने के बाद में आपके पास में डाटा आ जाएंगे बच्चों के बारे में। डाटा आ जाएं तो उनकी एनालिसिस कर लो कि आपने जो उद्देश्य प्राप्त किए थे उनके अनुसार आपको डाटा मिले हैं क्या, उद्देश्य प्राप्त करने में डाटा प्रयुक्त हैं क्या। उसके बाद में आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा इन डाटा से कि किसके ज़्यादा आए हैं, किसके कम आए हैं, कौन हाईएस्ट है, कौन लोएस्ट है, किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, किसकी घटिया है, सब बातें पता चल जाएगी। और इसके आधार पर आपकी लास्ट स्थिति बनेगी जिसमें आप बालक के बारे में भविष्यवाणी कर पाओगे। इसी के साथ में आपकी मूल्यांकन की प्रक्रिया की जो 10 स्टेप हैं वो कंप्लीट हुई। आज के इस वीडियो में हमने 2 बातें पढ़ी हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 पक्ष और इसके 10 सोपान। नमस्कार, इसको यहीं समाप्त करते हैं।